नमस्कार, मैं सुस्मित सौरभ। एयरफोर्स का एक स्टेशन कलाकार तलाशे जा रहे थे। व्यंग नाटिका में भूमिका निभानी थी स्टेशन के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी की। कोई आगे न आता था। फिर अचानक से एक युवा सामने आया। चयन मंडली को लगा कि सामान्य से ऊंचाई वाला ये भूमिका कहाँ निभा पाएगा, पर जब उस युवा ने संवाद बोलने शुरू किए तो तालियां रुकती न थी। भगवान जगन्नाथ जी की भूमि पूरी। जगन्नाथ जगन्नाथ जुगे जुगे जगन्नाथ ओ जगन्नाथ जगन्नाथ। उड़ीसा के इसी पूरी जिले का छोटा सा गांव पिपली, जहां का एक बालक, पुरोहित परिवार, संस्कारों की परंपरा, लेकिन रोजमर्रा की चुनौतियों का पहाड़। पिता सपनों में राजनीति के मंच पर खड़े थे। राजनीति असफल होती है और घर की आर्थिक गाड़ी खेती की कच्ची पगडंडियों पर हिचकोले लेने लगती है। अनिश्चितता के बीच बालक बड़ा होता है। गांव के छोटे से स्कूल से शिक्षा शुरू होती है, जो पूरी के इंटर कॉलेज तक जा पहुंचती है। 2004 एक वर्ष जब इस गांव के शांत जीवन से निकलकर इस बालक ने भारतीय वायुसेना की गर्जना को चुना। 13 वर्षों तक वायुसेना में सेवा के दौरान एक दिन आया 2017, जब छोटा भाई कैंसर से जूझ रहा था। वो जवान अब एक भाई में बदल गया। इस बार लड़ाई शरीर से नहीं, मन से थी। उसने ध्यान किया, योग सीखा, सात्विक भोजन से आत्मा को पवित्र किया। फिर 20 वर्षों की सेवा के बाद जब ज्यादातर लोग सेवानिवृत्ति की सोचते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उड़ीसा में एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुस्मित सौरभ और एक सर्विसमैन डायरी में हमारे आज के मेहमान हैं एक भावी बैंकर श्री आशुतोष रथ जी। सर नमस्कार। नमस्कार सौरभ भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सर, आप एक बड़े ही पवित्र भूमि से आते हैं, भगवान जगन्नाथ जी की भूमि। और जहां तक मैं जानता हूं कि आप एक पुरोहित परिवार से आते हैं, तो कभी जी। आपने भी दक्षिणा वगैरह वसूला है मंदिर में जाके? सही बताए तो जगन्नाथ जी को नमन करके अगर बोलूं तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला है, जी क्योंकि जी बचपन से ही कभी इस जो भी कर्मकांड के इसमें हम आ नहीं पाए। जी जी पढ़ाई के बाद फौज ज्वाइन करना, इसमें ही उलझे रह गए। जी जी तो दक्षिणा तो देखिए, दक्षिणा अलग चीज है। दक्षिणा तो कुछ कर्म करेंगे तो दक्षिणा उसका है, एक पार्ट जी है, जी तो वो मिलता है, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला। जी जी। नहीं, जाहिर सी बात है कि आप एक पुरोहित परिवार से थे और उसी क्षेत्र जी से थे, उसी भूमि से थे जहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा होती है। उनका बड़ा सा जी मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आया कि कहीं आपने आपने भी पुरोहित का कर्म किया कि नहीं। जी, चलिए आगे नहीं, बात मौका करते हैं नहीं। सर। जी जी। पिपली जैसे छोटे से गांव में जन्म लेने पर कभी ऐसा महसूस हुआ कि गांव की अपनी सीमाएं होती हैं और युवा को कहीं ना कहीं वो रोकती हैं? देखिए, सच बताऊं तो जो लोग गांव में जन्मे हैं ना, जी वो लोग धन्य हैं। जी और उनको गर्व करना चाहिए गांव में जन्म होने के बाद, क्योंकि जी जो गांव होता है और गांव में जन्मित बच्चे होते हैं ना, उनके जी। लिए सीमाएं नहीं होती। वो सीमाओं को लांघ के जाने की एक्सपीरियंस लेते हैं गांव में जन्म होके। सारे बिल्कुल। चीज मिलते हैं। अच्छा हवा से लेके अच्छे संस्कारों तक, अच्छा खाने से लेके बड़ों के प्यार तक, सब कुछ गांव में ही मिलता है, जो शहर में नहीं जी जी मिलता। जी। ठीक है। जहाँ तो बात करते हैं हम शिक्षा की, तो जाहिर सी बात है या हमारा मानना है और कुछ हद तक सच्चाई भी है कि शिक्षा जो होती है, अच्छी शिक्षा शहरों में मिल पाती है, बड़े स्कूलों में मिल पाती है। और वहीं गांव हमारा थोड़ा पिछड़ जाता है इस मामले में। बुनियादी सुविधाएं ही हो पाती हैं, अच्छे स्तर की शिक्षा का अभाव होता है, सुविधाओं का अभाव होता है। यहाँ तक कि बहुत सारी किताबें नहीं मिलती हमारे गाँव में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बच्चों के भविष्य में या उनके प्रगति में थोड़ा सा बाधक बनता है। जी, ये इससे तो मैं सहमत हूं। जी अभी भी हम ये मानेंगे, देश जी बहुत आगे तरक्की कर चुका
है, गांव के पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, फिर जी भी कहीं ना कहीं पीछे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, किसी ना किसी कारण, जो भी आपने कारण बताए, इन सभी जी कारणों जी। में से कहीं ना कहीं कारण होता ही है। तो लेकिन गांव आ, को भूलना नहीं। जी जी। बात करें युवावस्था में प्रेम की, जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाक्य रहा, कभी प्रेम हुआ आपको जिंदगी में? कही दे लगी प्रेम। जी, अगर वैसे बोलूं तो प्रेम तो बहुत लोगों से हुआ है। जी। अगर बहुत लोगों से। आजकल के ये, जी 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 जी। देखिए, स्कूल से पढ़ाने वाली मैडम से भी प्यार था। क्या बात करते हैं? और 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 कॉलेज में कुछ लड़की मित्रों से भी प्यार था। वो, बट वो जी प्यार वांटेड और मन में ही था, हमने कभी जाहिर नहीं किया, ना ही जाहिर करने की कोशिश की, क्योंकि हम जानते थे कि प्रेम से बड़ा पहले पढ़ाई है, जी पहले पढ़ाई कर ले, जी। प्रेम तो बाद में कर ले। बिल्कुल। मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे कॉलेज के दिनों में। जी ही वॉज मुस्लिम, और अच्छे प्रोफेसर थे जी 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 इंग्लिश के। तो ये जो प्रेम का रोग था ना, लड़के लड़कियों के साथ घूमना, बड़ा जी टेबू माना जाता था हमारे यंग एज में। जी। वो यार समय, देखो, वो समय था, वो वो लड़की समय के, था जब। जी बिल्कुल। तो उन दिनों हमारे टीचर, वो प्रोफेसर साहब बोलते थे, यार प्रेम करना है ना, पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, शादी कर लो, और शादी करके उस लड़की से जितना प्यार करना है करो, जी तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। तो हमने भी उसी चीज को फॉलो किया। जी। हमने शादी करके पत्नी से ही बहुत प्रेम किया। क्या बात है, बहुत बधाई आपको आपकी इस सफल प्रेम के लिए। वो कुमार विश्वास ने कुछ वो पंक्तियां कही है ना, कि अभी तक डूब के सुनते थे हम किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को मोहब्बत में बदल बैठा तो हंगामा। तो जाहिर सी बात है, हमारे समय का प्रेम वैसा ही होता था, छुप के प्यार कर सकते हैं, किसी के सामने प्यार करने पे डंडे पड़ते थे। बचपन में कभी आपको ऐसा लगा कि आप जीवन में कुछ अलग कर पाएंगे, अपने हालात को चुनौतियां देंगे, आप हालात से लड़ेंगे और अपने को किसी भी हाल में अपने सपने को पूरा करके दिखाएंगे, ऐसा कभी लगा आपको? जैसे आपने पहले से ही इंट्रोडक्शन में बोला बोला था मेरे लिए, जी जी कि मेरे पापा एक राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपना कैरियर आजमाया था, असफल जी रहे। बहुत परिस्थितियां उस असफलता के लिए दायी हैं। जी लेकिन वो कभी हारे नहीं। उनसे, सभी के पापा मम्मी उनके लिए आइडियल होते हैं, लेकिन मेरे पापा के पास कुछ एक ऐसा हिम्मत जो मुझे वो सिखाए हैं, कभी हारना जी नहीं है। जिंदगी में कभी ना कोई मौका आएगा ऐसा, जिसमें आप जी जरूर सफल होंगे। जी जी तो मेहनत करना मत छोड़ो, कर्म करना मत छोड़ो। जी। हाँ, एक कर्म में आप सफल नहीं हुए, लेकिन कोई ना कोई कर्म तो आपके लिए लिखा हुआ है, जिसमें बिल्कुल आप जरूर सफल। बिल्कुल। तो ये जरूर था मेरे मन में, कुछ ना कुछ करेंगे, आगे जरूर बढ़ेंगे। कभी मन किया कि मैं भी राजनीति में चला जाऊं? हाँ, पापा जब असफल हुए तो कभी आपको लगता है ना कि घर में, अगर आप जब मॉनिटर करते हैं कोई चीज, क्यों असफल होता है कोई आदमी, थोड़े से आप जब बड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ ये करने से हो सकता था ये सही होता, हो सकता जी है ये सही होता। तो जी कभी लगा लगा बीच में लगा कि मैं भी अगर यहाँ जाता तो मैं ऐसे करता, पापा को भी मैं सजेशन देता था कभी कभी। जी 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 जी। कभी ऐसा आया कि आपने कोई रैली ज्वाइन की और पिताजी की डांट पड़ी हो, थप्पड़ पड़े हो? एक्चुअली मैं चला गया था हमारे यहाँ लोकल एमएलए के पास एक बार। जी जी आ, तो बिना, उस समय मेरे पापा राजनीति छोड़ चुके थे। जी तो वो अब सख्त विरोधी हो चुके थे कि कोई भी राजनीतिक फंक्शन हो या कोई टू मतलब गेट टुगेदर टाइप का राजनीति का एक, जहां भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं रिलेटेड टू दैट फील्ड, आप ज्वाइन मत करना, इस जी बहुत ही कीचड़ वाला जगह है, आप जाओगे तो धंसते जाओगे उसमें। तो सिंस पापा का एक पहचान था गांव में, तो गांव के लड़के मुझे एक साथ ले गए और बोले कि यार तू ही बोल सकता है एमएलए के सामने, जी जी तू चल।
अब बिल्कुल। मैं उस समय मेरे साथ एक घटना घटी थी कि मैं फुटबॉल खेलते हुए फौज में इंज्योर्ड हो गया था, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था। जी और मैं वो वॉकर टाइप का स्टिक लेके चल रहा था। जी जी तो मेरे को सारे लोग आगे कर दिए और मेरे गांव वाले पीछे रह गए। जी। अब जब मैं देख रहा हूँ एमएलए से बात करने के लिए मेरे साथ है कौन खड़ा, तो कोई कोई नहीं नहीं है। है। मैं अकेले अच्छा, जा रहा हूँ बात, आधे इधर जाओ, कैमरा लेके आधे जा रहा उधर हूँ। जाओ, बाकी मेरे पास आओ, हाँ। देखा तो कोई नहीं है। तो है, तो अपने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है। जी जी तो मेरे एमएलए उस समय मुझे पूछे कि जी यार तुम ये चीज लेके आ गए, तुम्हारे गांव से कोई नहीं है? मैं बोला है सर, पीछे खड़े हैं लोग, जी बिल्कुल आपके पास आए हैं। नहीं तुम आए अकेले? मैं बोला सर, लोगों को लगा कि मैं आपको ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाऊंगा। जी 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 तो उन्होंने बकायदा वो हमने हमारे गांव का जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर था उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अप्रूवल जी लेने गए थे, जो उन्होंने कर दिया सैंक्शन ऑन द स्पॉट, और फोन करके कार्रवाई भी कर दी। जी फिर वो बोले मुझे कि मैं राजनीति छोड़ना चाह रहा हूँ। जी उस समय ऐसा उनके साथ एक दो सेंटेंस आपस में बात हुए जब, तो मैं बोला सर तो फिर आगे की तैयारी, अगर आप हम जैसे कुछ लोगों को आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। तो एमएलए का जो देखने का तरीका, तो वो थोड़ा सा आंखें उनका बदल खुला, गया। यार भाई ये डायरेक्ट कौन मुझे बोल रहा है, आप टिकट के बारे में हमारा जी नाम भी जी सोचिए। जी जी जी। तो ऐसा भी हुआ है। न बचपन में होता है, मेरे पिताजी आकाशवाणी के बहुत पुराने लोक गायक रहे थे, और उनके देखा देखी मैंने भी गाने की शुरुआत की थी। और पिताजी को बिना बताए एक बार मैं जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गाने चला गया था। आने में विलंब हुआ, और आने के बाद पिताजी ने वो पीटा कि वो बातें मुझे यहाँ तक याद है। तो जाहिर सी बात है, एक पिता जो चाहता है, जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ की कमियों को, वहाँ की गलतियों को देखता है, तो नहीं चाहता कि बच्चा उस गलतियों को दोबारा दोहराए। जी हाँ बिल्कुल, वो आपकी अच्छाई के लिए सोच के ही आपको वहां ज्वाइन करने से मना करते हैं। जी जी जी। बात की जाए बचपन में, आपने स्कूल से पढ़ाई की, गांव के स्कूल से पढ़ाई की। बचपन में कई सारे बच्चे काफी शैतानियां करते हैं, तो आप किस तरह के थे? आप शैतान बच्चों में से थे या कि बिल्कुल ही नेक बच्चों में थे? जी, शैतानी करने का मन तो करता था। जी मेरे घर में ऐसा था हिसाब किताब कि मेरी मम्मी जो थी मेरे पापा से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। जी मेरे पापा माफ कर देते थे हर चीज में, छोटी मोटी गलती में, लेकिन माफी मम्मी से नहीं मिलता था। जी जी जी। और हमने गलती किया, किसी लड़के के साथ गांव में झगड़ा करके आए, तो हमारे लिए घर में और चार डंडी रेडी रहते थे। बिल्कुल। तो झाड़ू डंडे सब हमारे ऊपर ही इस्तेमाल हो जाते थे फिर घर पे जी। पहुंचने पर। तो एक हम ये वाकया कोशिश करते थे। जी, एक वाकया याद आता है मुझे। गांव में वो सरस्वती पूजा मनाई जाती थी, वो समय उसका था, और एक लड़का था मेरे साथ पढ़ता था वो। पिताजी से उसने शायद कुछ चंदे के लिए पैसे मांगे थे, और पिताजी ने पैसे दिए नहीं। पिताजी जमींदार थे, और घर के बाहर एक ट्रैक्टर खड़ा रहता था। लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलके रात में ट्रैक्टर का एक पहिया बेच डाला, उस पैसे से उन्हें सरस्वती पूजा का चंदा दिया। तो ये शैतानियां होती रहती हैं, इसलिए मैंने आपसे जी पूछा। आपकी पढ़ाई पूरी से हुई, आप इंटर कर चुके थे, और आपने वायुसेना ज्वाइन कर ली। जी। वायुसेना क्या है आपके लिए? एक जरूरत, एक सपना, या फिर एक पलायन जो कि आप अपने गांव से चाहते थे? ये तीन चीजों को अगर मैं देखूं, जो तीन चीज आप मुझे बताए, जी तो जरूरत ही था मेरे लिए उस समय। जी हाँ, और ये मैं ऐसा नहीं आपके चैनल के माध्यम से मानता हूँ। मेरे जी को कोई बोलेगा कि देश प्रेम की भावना से आप ज्वाइन किए थे, टू बी जी फ्रैंक, अंतर्मन से बोलूं, तो मैं जरूरत था मेरे को उस समय कमाई करने का। और एक +2 पास किया हुआ बंदा और कोई जॉब के लिए बिना कोटे में जी जी। इजीली क्वालिफाई कर, जहां ब्राह्मण मुश्किल परिवार था। की बात आती है, जहां आरक्षण की बात आती है, तो ब्राह्मणों को, और जहां ब्राह्मण क्या मैं कहूँ, जनरल के कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी के लोगों को कोई आरक्षण नहीं मिलता। और उस समय जी, जाहिर सी बात है कि वायुसेना की नौकरी में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। आपकी विद्वता पे, आपकी योग्यता पे ही आपका चयन होता है। जी इस चीज पे एक थोड़ा सा एक याद आ रहा है। जी ट्रेनिंग सेंटर में बेंगलोर में, तो जी। मास्टर वारंट अफसर वशिष्ठ साहब थे ओके। मेरे इंस्ट्रक्टर। जी इंट्रोडक्टरी क्लास हो रहा था,
जी जो जी क्वेश्चन आपने पूछा वो सभी से यही क्वेश्चन पूछ रहे थे जी कि बेटा ज्वाइन करने का क्या कारण है आपका। जी तो लड़के अच्छे अच्छे डायलॉग्स दे रहे थे। अब मैं पीछे वाले बेंच में बैठा था, मेरा नंबर लगभग आखिरी में ही आया, तो जब उन्होंने पूछा उस समय भी मैंने वही जवाब दिया था कि सर मुझे घर में पैसे की रिक्वायरमेंट थी जी जी और मेरे जॉब बहुत जरूरी था। जी तो मैं ये जॉब जब मुझे मिला मैं छोड़ नहीं पाया, जी तो मैं इसको ज्वाइन किया सर। जी तो जी पहली जरूरत थी आर्थिक स्थिति सुधारने का था। जी। गांव से निकलने का कोई प्लान था, कोई योजना थी जिसके जिसके तहत आपने वायुसेना ज्वाइन की हो, ऐसा कुछ था? नहीं, गांव तो अभी भी दिल में बसता है और गांव में ही जी रहते हैं। जी जी तो जी जी गांव, भारत तो गांव का ही देश है, गांव कभी नहीं छोड़ सकते हम। बिल्कुल। अ, कभी जिंदगी में एसएसबी गए? क्योंकि एक सामान्य सा सपना होता है हर सैनिक का या फौज में काम करने वाले किसी भी युवा का, कि वो अधिकारी बनने की कोशिश करे, और उसका एक ही रास्ता होता है एसएसबी से होके गुजरना। तो एसएसबी अगर गए तो क्या अनुभव रहे आपके? एसएसबी तो हमने 4 अटेंड किए। जी बिफोर ज्वाइनिंग एयरफोर्स 3 हमने अटेंड कर लिए थे। जी आफ्टर ज्वाइनिंग एयरफोर्स 1 किया। जी तो जो 3 जो है हमने बिफोर किया था वो थे टेक्निकल एंट्री स्कीम, उस समय हुआ करता था आर्मी का, जी जिसमें आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता था, डिपेंडिंग द परसेंटेज यू हैव अचीव्ड इन योर इंटर इंटरमीडिएट। साइंस। मुझे जहां तक याद इंटरमीडिएट आता है वो 70% से शुरुआत होती है उनकी। शुरुआत होती थी, यस जी जी सही जी बोले जी आप। जी। तो पहला जिंदगी की एनी, पहली एसएसबी। हाँ जिंदगी की पहली एसएसबी जी। जिसमें हम स्क्रीन आउट हो गए थे। स्क्रीन आउट हुए जी। आमतौर पे लड़के पहली बार, जनरली लड़के स्क्रीन आउट हो जाते हैं जी। हाँ, तो ये 24 एसएसबी बैंगलोर का था। जी कब्बन रोड, मुझे याद है अभी भी थोड़ा बहुत। जी भूलते तो नहीं है, पहला चीज कभी भूला नहीं जाता है। जी जी गाँव के लड़के, हमें क्या पता एसएसबी क्या होता है, बड़ों से सुने थे, जो सीनियर क्लासमेट मतलब स्कूल के या कॉलेज के सीनियर्स थे जी उनसे पता था कि एनडीए अगर क्वालिफाई कर लोगे या एसएसबी पास कर जाओगे तो यार अफसर बन जाओगे जाहिर सी डिफेंस बात है। फोर्सेस में। जी तो वहां गए, और सही बताए उड़िया मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं थी हमारी। नील थी, अच्छी नहीं। क्या, बिल्कुल नील जी ही, जी नील ही थी जी उसकी। जी 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 जो बोलते थे हिंदी में बोलते थे, टूटा फूटा अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर लेते थे। और घर में उतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि हम जूता पहन के जा पाए, सैंडल पहन के ही गए थे। जी तो जब प्रिंट आउट हुए और लंच करने गए हम मेस में वहां पे, जी तो जो जीटीओ थे वहां के, जी ग्रुप टेस्ट ग्रुप टास्क देते हैं जो, जी ग्रुप तो टास्क। बोले बेटा आपके पास जूते नहीं है। जी मैं बोला नहीं। तब उन्होंने बोला कि यार आगे से जूते पहनना जब भी तुम एसएसबी इंटरव्यू आते हो। अटेंड करोगे, बिल्कुल। अटेंड करोगे आपके पास जी सैंडल है। मैं जी बोला सब कोशिश करो, जी 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 क्योंकि उस जॉब हुआ नहीं था जी जी और घर में मेरे को देने लायक पैसे नहीं थे। ओके। और ना ही मैं डिमांड करने वाला बच्चा था कि मुझे इंटरव्यू अटेंड करना है तो मुझे जूते खरीद के दे दीजिए, क्योंकि जी हमें पता था हमारे घर की आर्थिक स्थिति क्या है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तो एसएसबी बहुत अच्छा अनुभव था। आपको जी बिल्कुल टेस्ट नंबर जाते ही मिल जाता है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं फौज की तरह एकदम। आप गए तो आप कैंडिडेट नहीं है, आप फौजी हैं ऐसे लगता है आपको। जी 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 आपको एक चेस्ट नंबर है, फिर कुछ टेस्ट होते हैं फर्स्ट डे में, मतलब वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के रिटन टेस्ट होते हैं। फिर आजकल के बच्चों को तो सारा चीज पता है, और कुछ चीजें शायद अभी के जो एसएसबी हैं शायद उनमें कुछ प्रोसेस में भी अंतर आया हुआ है, बट जी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जर्मनी से इजाद किया हुआ ये सिस्टम है। कम जी समय में अफसर का सिलेक्शन उनके बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। नॉट जी ओनली आपका नॉलेज, आपके हर स्किल्स, आपका टेम्परामेंट, आपके पेशेंस, हर चीज को ये स्टडी कर लेते हैं उस दौरान, और जी तभी आपको अफसर के लिए चुनते हैं। हम अफसर में नहीं चुने गए, कोई जी बात जी। नहीं, अभी तो बन ही गए। कभी कोई भ्रम रहा है एसएसबी के दौरान कि कोई आपको कैमरे से देख रहा हो, आपको टॉयलेट में भी देख रहा हो, आपको खाते हुए भी देख रहा हो, आपको चलते हुए भी देख रहा हो, जहाँ एक आम धारणा होती है ये? ये पहले एसएसबी में तो पता नहीं था,
जी लेकिन जो एसएसबी फेल होने के बाद जितने दोस्त बात करते हैं ना आपस में, जी जी तो उनसे सुनने को मिला कि यार साइकोलॉजिस्ट हमें ऑब्जर्व कर रहे थे। जी जी जो बंदा ऐसे था वो साइकोलॉजिस्ट था, वहां जो जी बैठा जी हुआ था या जो पूछ रहा था ऐसे, तो यहाँ जो लेके पूछा था तो ऐसे। जी। और सही में वो लोग आपके एटीट्यूड को, कुछ चीजों को वो ऑब्जर्व करते हैं, और जरूरी भी है ऑब्जर्व करना। टिकट था नहीं, लौटना कैसे हुआ? नहीं, एसएसबी वालों ने रिटर्न टिकट दिया था, हमें पैसे टिकट दिए थे। नहीं, जहाँ बात आती है रिजर्वेशन की। हाँ नहीं, रिजर्वेशन तो हमने पैसे बचा लिए ना। जी जी हमें जो रिजर्वेशन का टिकट का पैसा मिला एसएसबी के तरफ से, हमने जनरल का जी टिकट काटा और बाकी पैसे जेब में डाले। पैसे जी बचाया जी हमने उस समय, जी क्योंकि जी जी हमें जी पता था कि पैसे का वैल्यू क्या है, हर एक रुपए का वैल्यू क्या है। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, देश सेवा के 20 वर्षों में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको भीतर से बदल दिया हो? देखिए, फौज एक डिफेंस फोर्सेस ही मान लीजिए, तीनों सेनाएं जो है, एक लड़के को एक आदमी बना देते हैं। जी इट्स अ फैक्ट्री, इट्स एन इकोसिस्टम वेयर अ बॉय बिकम्स अ मैन। जी मैन तो सभी बनते हैं, लिटरली सभी बन जाते हैं, जी जी बट की जो क्वालिटीज होती है परिवार के लिए, देश के लिए, वो आपको बना दिया जाता है वहां। जी वो ट्रेनिंग, वो परिस्थितियां, वो सारे चीज आपको और बहुत ही कम उम्र में आप बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं। क्या इसीलिए एयरफोर्स युवाओं के लिए एक मंच है? बहुत अच्छा मंच है। जी और मैं तो बोलूंगा कि अगर आप एयरफोर्स में हैं तो आप दुनिया के किसी एयरफोर्स से, मतलब एयरफोर्स में रह के आए हुए हैं, एयरफोर्स की जी ट्रेनिंग लेके आए हुए, चाहे आप जी कितना भी सर्विस किए हो, कितने भी टाइम के लिए, जी बट आप द बेस्ट हैं जी वर्ल्ड में। जी बिल्कुल, आप किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समय, आप अपने टैलेंट और आपको दी गई ट्रेनिंग के माध्यम से आप जी। उसको, किसी भी कठिन परिस्थिति को अतिक्रमण कर सकते हैं। अपने आप को आप किसी भी परिस्थिति में खड़ा कर सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं, अपने सपनों को जी। आप गढ़ सकते हैं, उन्हें रूप दे सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। जिंदगी का एक अहम पड़ाव, आपकी नौकरी मुझे लगता है कि 17 साल के आसपास हो गई थी उस समय। हाँ, लगभग 2017 में, जी। 2000, यस 2017 में। जब आपके छोटे भाई, उनको कैंसर यस। डिटेक्ट हुआ, जी जी। बड़ा ही नागवार पल था वो, मतलब कहीं से कोई इसकी कल्पना नहीं करता। एक दुखद घड़ी होती है, किसी सगे को कैंसर हो जाए और हम उसका भविष्य देखने लगते हैं, आंखों के सामने दिखने लगता है कि उसकी आगे की स्थितियां क्या होंगी। दर्द का अनुभव होता है। फिर बात करें उस स्थिति में, आपने अपने आप को कैसे संभाला? क्या संभल रहा? क्या सोचते थे? कैसे अपने को, पिताजी को, भाई को कैसे सहानुभूति के दो बोल कह पाएंगे, संभाल पाएंगे अपने आप को? कैसे पल रहे हैं? ये खबर सुनने के बाद तो पैरों तले जमीन खिसक जाना, वही जी वाला हिसाब किताब था, जी जो फीलिंग्स थे। जी लेकिन सिंस मैं बड़ा हूँ, घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे ही सारा कुछ संभालना था। जी पंजाब में था मैं उस समय। तो मेरे पास दोपहर को मम्मी का कॉल गया कि ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है वहां से कि खबर ऐसी आ रही है। मैं जी बोला तुम व्यस्त मत हो, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। मैंने डॉक्टर का नंबर लिया, बात किया, उन्होंने मुझे सारा चीज बता दिया। जी जब मैं डॉक्टर से बात करके सारा चीज कंफर्म हो गया, तो अब परिस्थिति ये थी कि मैं भाई के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए आगे सोचूं, जी पापा मम्मी को भी संभालूं, पूरे घर को संभालूं। जी तो पापा से जो गुण मिले हैं कि नहीं, परिस्थितियों में आपको पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है। जी समय है, समय चला जाएगा, लेकिन उस समय को संभालना है और जूझना है उसके साथ, जी हारना नहीं है, जी पीछे बिल्कुल। नहीं हटना है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, हम कोशिश करेंगे जी और कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। तो थोड़ा बहुत, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि ये
नहीं बोल सकते, बयां नहीं किया जा सकता ये जी परिस्थिति। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बोल तो रहे थे ये चीज, लेकिन हम में भी बहुत ज्यादा घबराहट अंदर थी। उस समय मेरे एयरफोर्स में जो मेरे कलीग्स थे, मेरे जी सीनियर्स थे, इवन मेरे जी जूनियर्स भी, स्पेशली संतोष सर करके मेरे सीनियर थे, जी इज नो मोर, एंड बिहार से बिलोंग करते थे। जी उन्होंने मुझे काफी हिम्मत दिया। उन्होंने मुझे काफी ऐसे उनके अपनों का एग्जाम्पल दिया जहां कैंसर से बंदा रिकवरी करके अच्छे से ट्रीटमेंट लेके आज अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, उनसे बात तक भी करवा दिया। तो मेरे बिल्कुल। मन में वो सब चीजों का हिम्मत आया, और मैं आगे ट्रीटमेंट करने के लिए भाई को जी बॉम्बे वगैरह जहाँ लेके, और भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, और ये चीज सफल हुआ। वो आज कैंसर से ट्रीट होके अच्छे से अपनी जिंदगी जिंदगी। गुजार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान करे ऐसे ही हो, और सबके साथ ऐसे ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज थी जिसने आपको टूटने नहीं दिया उस परिस्थिति में, या भगवान जगन्नाथ जी की कृपा थी? क्या था वो? जी, एक एनर्जी तो आप बोलेंगे। जी आप अगर बिलीवर हैं तो बिलीव कर सकते हैं, जी नॉन बिलीवर हैं तब बिलीव जी करने का मौका मिलता है कभी कभार, जी कि कोई ना कोई एनर्जी तो है जो जी आपको गाइड करता है इस समय सही दिशा में। जी और से आप बोले कि भगवान जगन्नाथ प्रभु का कृपा सब पे बना रहे। मैं बॉम्बे लेके पहुंचा हूँ भाई को। भाई एक दिन पहले ही पहुंच गया था। उस समय पंजाब में बाबा राम रहीम को पकड़ा गया था, कर्फ्यू लगा जी हुआ था हर जगह। ऐसे भी करके मैं चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ के पहुंचा बॉम्बे। बॉम्बे में पहुंचने के बाद भगवान गणेश जी का उस समय प्रोसेसन बॉम्बे में बहुत ही शानदार होता है, जी गणेश उत्सव। गणेश उत्सव। जी तो विसर्जन का टाइम था उस समय। जी तो लकीली जिस दिन हम पहुंचे, डॉक्टर से कंसल्ट किए, इवनिंग में रूम में आके रुके, उसी गली में से भगवान गणेश जी का प्रोसेशन निकल रहा था। तो जी मैं बाहर आया, और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं रोने लग गया। भगवान जी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके प्रोसेशन की तरफ है। मैं प्रणाम किया, मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं जो भी सोच रहा था। तो एक लेडी प्रोसेशन पास कर गया, भगवान उनके रूप में मेरे पास आए। एक महिला मेरे पास आई, बोली कि बेटा ये ले लो फूल। तो उन्होंने मुझे वो फूल दे दिया, और मैं लेके रख दिया। जी और मुझे लगा कि भगवान कहीं ना कहीं है। आप जिस किसी भी धर्म को बिलीव करते हैं, जी कहीं ना कोई सुपर नेचुरल नेचुरल पावर जो होता है वो गाइड करता है आपकी अच्छाई के लिए। बिल्कुल। तो ये हुआ है मेरे साथ। योग और सात्विक जीवन की ओर मुड़ना, खासकर जब आपके छोटे भाई कैंसर से जूझ रहे थे, उस समय या उसके बाद, कौन सा निर्णय रहा आपका ये? किस तरह का? अ, देखिए, वो समय तो एक बहुत ही कष्टदायक समय था। जी लेकिन जब ट्रीटमेंट फेज से बाहर आने लगे, थोड़ा बहुत जिंदगी ठीक ठाक होने लग गया, तो हमने इसके रूट कॉज के बारे में जानने की कोशिश की। देखिए, मेरे घर में ना किसी को शराब, ना कोई नशा, ये सब करने का कोई आदत है नहीं। यही वो समय था जो हमें इस तरफ ज्यादा मुड़ने के लिए मजबूर किया। या जी मानिए कि यही हमारी प्रेरणा थी, यही मेरे भाई का बीमारी जो था। जी जी तो जब भाई का बीमारी थोड़ा बहुत ठीक होने लग गया, तो हम इसके रूट कॉज के बारे में कोशिश किए, खोजने की कोशिश की है कि जी कारण क्या है। ये नॉर्मल आदमी को क्यों आजकल ये कैंसर का प्रिवेलेंस क्यों सोसाइटी में बढ़ रहा है, जो जो ना दारू पीता हो, ना कोई नशा करता हो, जी ना कोई ऐसा कुछ खान पान पे खराब खाना पीना खाते हो, उनको भी क्यों हो रहा है। ये मेरे भाई बिल्कुल। के लिए नहीं, जी जी सोसाइटी में बढ़ा हुआ है ये। और आज के डेट में माने तो बहुत ज्यादा कैंसर का जी प्रिवेलेंस हो चुका है। तो इसके कारण हमें तो यही पता चला कि एक तो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इन टर्म्स, खाली हम एयर पोल्यूशन नहीं बोलेंगे,
जो हमारे जमीन की पॉल्यूशन है, जो जमीन की जो पानी है अंदर उसकी जो पॉल्यूशन है, वो बहुत मात्रा में आपके शरीर को हानि पहुंचाती जाहिर सी बात है, जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जो यूरिया फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे वो असर डाल रहा है, हमारी कोशिकाओं पे, हमारे ऊतकों पे उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज तो हमें भी यही लगा। हाँ, इसमें फार्मर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जी पॉपुलेशन का डिमांड ये है कि उसको जल्दी सारे चीज चाहिए। हरित क्रांति जी ने तो यही कर दिया, बर्बाद कर दिया। जी जी प्रोडक्शन आप जरूर बढ़ाए, जी बट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। अब लोगों का हेल्थ और जमीन का हेल्थ दोनों को बर्बाद कर दिए जी जी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम अपने जमीनों में बिना पेस्टिसाइड्स के खेती करें, अपने जमीन से स्टार्ट करें, ऑर्गेनिक चीजें खाने की कोशिश करें, या जितना उगाते हैं उसमें कुछ अपना मतलब खुद का भी हो। जी तेल मसाला जितना हम कम मतलब बाहर से खरीदें और ऑर्गेनिकली सोर्स करें, वो बेहतर है जी हमारे शरीर के लिए। जी और इसी दौरान योगा और प्राणायाम ये भी अपने दिनचर्या में ऐड करें, तो जी आपके शरीर और आपकी इम्यूनिटी में जबरदस्त मुनाफा होता है, इजाफा होता है, आपको बहुत अच्छा सेहत मिल सकता है। यही वो अच्छी सोच है कारण थे सर हमें। आपकी। जी, अच्छी सोच है आपकी। आपने जीवन में इतना सुंदर बदलाव किया। भले ही वो एक निर्णायक मोड़ था जिसने आपको योग की ओर मोड़ा, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब आप अपनी जिंदगी को सफल रूप से आगे बढ़ा पाएंगे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। बात करें कि कभी लगा आपको कि देश सेवा से अलग होकर आपने खुद से न्याय किया? देखिए, देश सेवा जब तक जिंदगी है तब तक देश की सेवा होती है। जी आप अगर कोशिश करें तो आप हर काम में देश की सेवा कर सकते हैं। जी हम तो अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि हमें 20 साल तक मौका मिला जी बिल्कुल एयरफोर्स के देश का सेवा करने के लिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हम 20 साल के बाद सेवानिवृत्ति अपनी इच्छा से लिए हैं, जी लेकिन हम दुखी नहीं हैं। हम कभी भी दुखी नहीं हैं जी कि हम देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। आज भी हम जहाँ बैठेंगे, यहाँ जी जहाँ खड़े रहेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसके माध्यम से भी हम देश की भरपूर सेवा करने की कोशिश करेंगे। हम देश बिल्कुल। के कोई टैक्स देने में कहीं कोताही नहीं बरतेंगे, हम देश को जी प्रॉपर रूप से टैक्स देंगे, हम जी देश के सारे नियमों को मानेंगे। ये कोशिश हमारे तरह हमारे हमारे साइड से तो रहेगा, और हम भी ये मानते हैं। और हमारे साधारण आज के जो युवा वर्ग हैं, उनसे भी यही आग्रह रहेगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको फौज में आके आप देश सेवा करें। बिल्कुल। आप अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के सही डायरेक्शन में गाड़ी लेके जाइए, रोड के लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में रॉन्ग रूट में लेके जाइए और चार लोगों को और भी एक्सीडेंट का शिकार बना दीजिए। जी 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 ये जी जी आपकी जी देश सेवा है। बिल्कुल आप बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई काम कर रहे हैं तो कहीं घूस लेने की, कहीं सरकारी ऑफिस में बैठे हैं, कहीं प्राइवेट में बैठे हैं, कोई कंट्रैक्टर हैं, जो आप जी काम कर रहे हैं वो सही से कर दीजिए। तो यही बिल्कुल। आपकी देश सेवा है। देश यही सेवा और देश कुछ सेवा है है। ही नहीं। सच्चे मायने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम सही ढंग से कर पाए, वास्तव में वही बिल्कुल। देश सेवा है। देश सेवा केवल फौज ज्वाइन करना ही नहीं है। अच्छे विचार हैं सर आपके। एक सैनिक से बैंक कर्मी बनना आसान था, या कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ा आपको, कई सारी चीज छोड़नी पड़ी? जी देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जी लेकिन भगवान कभी कभी आपके ऊपर मेहरबान भी रहते हैं। जी जी ठीक, अगर आपके कर्म अच्छे हो तो, जी क्या मानना है ये। जी तो बिल्कुल। बेसिकली जब एयरफोर्स से आए तो मन में ये नहीं था कि कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे, ऐसा कोई जी प्लान ही नहीं था। जी प्लान ये था, जैसे आपने बोला, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जी रखेंगे, पापा मम्मी के पास रहेंगे। जी जी परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, थोड़ा सा गांव से दूर रहना पड़ा, तो हम सोचे इस समय का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। तो 6-7 महीना की तैयारी हुई और चयन सिलेक्शन हो हो गया। गया। जी तो जी 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 अगर फोकस्ड वर्क किया जाए तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। कुछ भी संभव है, सच्चाई है। मन कभी आसमान की ओर देखता है अनायास भी, तो क्या वायुसेना के दिन याद आते हैं जहाजों को देखकर?
ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब जी कभी भी हम देखते हैं, कभी भी जी यहाँ जी से कोई आसमान कोई जहाज उड़ता है इनकेस, अगर वो डिफेंस का जहाज उड़ के जाता है तो हम बकायदा बता देते हैं कि इस जहाज का आवाज है ये। और बिल्कुल। हमारे साथ भी होते हैं तो उनको भी हम पुरानी कहानियां बताते हैं हमारे उस समय की। जी जी जी। तो अच्छा लगता है, उन दिनों को याद करके अच्छा लगता है। यादें होती हैं, सुख की बातें, दुख की बातें, रोमांच, बहुत सारी चीजें होती हैं जो 20 साल की जिंदगी को अपने आप में समेटे होती हैं। और जाहिर सी बात है कि उन दिनों को याद करके कुछ कतरे, चाहे आंसू के रूप में हो चाहे खुशी के हो, आंखों में उभर ही आते हैं। क्या आप मानते हैं कि साधारण गांव से निकलने वाले लोग असाधारण कहानियां लिख सकते हैं? इस पे मैं 100% भरोसा करता हूँ। 100% भी नहीं, 200%। जी जितने भी असाधारण व्यक्तित्व आए हैं जी उनमें से मैक्सिमम गांव से ही आए हुए हैं। जी बिल्कुल। कमल भी कीचड़ से ही निकलता है। जी हमारा मानना कीचड़ है बट गांव कीचड़ नहीं है। जी गांव में जो संस्कार मिलते हैं ना, जैसे ही मैं पहले बताया था कि गांव के संस्कार मिला हुआ बंदा कहीं फेल नहीं हो सकता, जी जी वो हर जगह सफल। जी तो वाले बंदे ही हर जगह सफल होते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ शहर में एजुकेटेड और ये सफल नहीं होते हैं, लेकिन जी जी अगर गांव वाले बंदों को सही डायरेक्शन और एक मोटिवेशन मिल जाए उनको, तो जी। वो कुछ भी आगे निकल जाएंगे। चाहे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे डॉक्टर एपीजे तो सबसे बड़े कलाम एग्जाम्पल साहब हों, जी, सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे लिए वही रहे हैं। कभी अकेले में रोए? कैसे कभी ऐसा लगा हाँ। कि मैं खूब रोना चाहता हूँ, वो भी बिना किसी को बताए? हाँ, ना किसी को बताए रोने का मौका तो मिला है। जी आ, उस समय पूरी के कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरा, जी 10th खत्म होने के बाद कॉलेज जी में। तो पूरी 35 किलोमीटर अराउंड गांव से पड़ता है, तो अप डाउन करना रेगुलर में सही नहीं था जी और काफी हेक्टिक था। जी तो पापा मुझे रखवा दिए वहां एक रूम रेंट पे जी लेके। मैं थोड़ा रहा होमसिक बच्चा, और उस समय जब मैं रूम में अकेले खाना बनाता था, फिर ये करता था, जब कुछ काम नहीं होता था, जब आप बिजी हैं तब आपको उतना ध्यान नहीं आएगा। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं ना और पढ़ाई जी के लिए बैठते थे, तब फिर जी गांव की याद आती थी, फिर मम्मी की याद आती थी, तब फिर पापा का याद आता। जी जी जी। कभी कभी ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है, हम यहाँ से गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर की तो एक बढ़िया कहानी बताता हूँ आपको। जी 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 ये 2004 का एंट्री है। तो जिस दिन पहुंचे उस दिन तो बड़े अच्छे से हमसे व्यवहार किया गया, बढ़िया से रूम रूम दे दिया गया। जी अगले ही दिन हमें नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट के बाद बुला लिया गया, सबको लाइन में बिठा दिया गया। और एक कड़क इंस्ट्रक्टर जो थे। जी अब डिफेंस, हम तो सीधे आए थे सिविल लाइफ से और सीधे पहुंच गए डिफेंस में, तो ये जी सारी चीज हमारे लिए नया था। और जो कड़क इंस्ट्रक्टर थे वो सर आए, बोले कि ये रहा बाल्टी, सब एक एक बाल्टी उठाना और एक एक झाड़ू उठाना। जी और मुझे मिला था ड्यूटी जाले साफ करने का। जी अब मैं जब झाड़ू और बाल्टी पकड़ा ना, तो मेरे को बड़ा रोना आया उस समय। मुझे लगा यार यार मेरी मम्मी आज तक मुझे कुछ भी नहीं बोली है काम करने के लिए घर सही में। सही सही तब सही मुझे बात। रोना आया था उस समय। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। नहीं, बाद में पता चला ये आपके अच्छाई के लिए ही था, ये आपके ग्रुप काम के लिए था, ये आपके खुद की भलाई के लिए था। वो बाद में पता चलता है जब आप फौज में घुस जाते हैं, रम जाते हैं उस जिंदगी से साथ। तो एक शायर ने शेर कहा है कि छतों की धूप, छतों की धूप, दालानों की शाम कहाँ, और घर के बाहर घर जैसा आराम कहाँ। तो घर से बाहर बिल्कुल। निकलने पे तो घर की याद आती है, माँ याद आती है, माँ का खाना याद आता है, पिता याद आते हैं, उनके कड़वे वचन ही सही लेकिन उनका प्यार याद आता है, अपना गांव बहुत याद आता है। और जीवन की इस यात्रा में आप अपने बेटे बेटी या बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज
अपने संस्कारों को मत भूलिए। जी ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे पापा मम्मी हमें दिए हैं संस्कार के रूप में, जी हम उसको पासन वही चीज। और दूसरी चीज, मैं थोड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ दिनों तक बचपन में जी जुड़ा था, जी तो उनके विचार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी आपको जाति धर्म इस चीज पे कुछ नहीं बोलता है, वो इस चीज को डिवीजन नहीं मानता है, जी वो आपको भारतीय मानता है। आप भारतीय हैं और भारत के लिए आप क्या कर सकते हैं ये बताता है, किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि इस टाइप के कुछ सोच, थिंकिंग और इस टाइप के ज्ञान उसको दूं, और यही मेरी इच्छा है। और या जी। मेरा बेटा हो या मेरे साथ जो भी मेरे संपर्क में आए, मैं उनको यही ज्ञान देना, यही बताने की कोशिश करूँ। जरूरी है एक सार्थक जीवन जीना, इंसान बनकर जीना। जीवन तो सभी जीते हैं, चाहे वो जानवर हो या चाहे पक्षी हो, लेकिन जब भगवान ने इंसान का रूप दिया है तो जाहिर सी बात है हमें एक सफल इंसान बनकर, सजग इंसान बनकर जीना है। आपका आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं। आज के लोगों के लिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज के युवाओं के लिए अगर कंटेम्प्ररी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई नहीं हो पा रहा है ना, जी पिताजी का पैसा बर्बाद मत कीजिए। जी उस पैसे को, बहुत सारे लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को देखता हूँ, पिताजी जी। के पैसे से इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिए, बिल्कुल। बर्बाद कर रहे हैं उसमें। और ये भी बता देता हूँ, जिंदगी में दो ही प्रोफेशन नहीं है, डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना। जी जी। कभी तो एक फार्मर बनने की कोशिश कीजिए, जाहिर सी कभी तो बात एक है। पेंटर बनने की कोशिश कीजिए, कभी तो जी एक कवि बनने की कोशिश कीजिए। और जो भी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें जी जान लगा दीजिए, आप टॉप तक जाएंगे, जेनिथ तक जाएंगे, और सारा चीज आपको उस प्रोफेशन में हासिल होगा। जरूरी नहीं है कि पैसे के माध्यम से हासिल हो, संतुष्टि बिल्कुल तो मिलेगी, बिल्कुल पैसे भी बिल्कुल। मिलेंगे। बड़ी अच्छी बात कही आपने रथ सर। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने जीवन के हर पल, चाहे वो गम का हो या खुशी का हो, अनुभव चाहे खट्टे हो, मीठे हो या नमकीन हो, आपने सब कुछ हमारे साथ शेयर किया। आपके इस मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके सुझावों के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। फिर मिलते हैं इसी कामना के साथ। नमस्कार।